नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में दोस्तों आपके पर्यावरण के क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए तैयार किए गए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये वही क्वेश्चन दोस्तों जो पहले एग्जाम में पूछे गए। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले एग्जाम में पूछे गए। उन्हीं क्वेश्चन को आज के हमने इस मॉडल पेपर में शामिल किया। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। स्टैनली हॉल, गोरिसन, गैसेल या थार्नडाइक। तो दोस्तों याद रखिएगा किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों स्टैनली हॉल को, ठीक है। किसे जाना जाता है? स्टैनली हॉल को ही किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? पियाजे, युंग, वाइगोत्स्की या वार्फ ने। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भाषा की सापेक्षता की प्रकल्पना है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई दोस्तों वार्फ के द्वारा, ठीक है। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? वार्फ के द्वारा प्रतिपादित की गई है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो वो होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष, ठीक है। बट यहाँ पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। किसने यह मत दिया कि भाषा किसने यह मत दिया कि भाषा जो है वो विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? फ्रायड, वुंट, पियाजे या वार्फ। तो दोस्तों याद रखिएगा किसने यह मत दिया था कि भाषा जो है वो विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? ये दिया था दोस्तों वार्फ ने, ठीक है। वार्फ के द्वारा यह मत दिया गया था कि भाषा जो है वो विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? दोस्तों अगर एक बालक कर रहा है विद्यालय में कि सूर्य आज उदास है तो वह किस संप्रदाय की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों सजीव चिंतन की, ठीक है। किसकी वो कर रहा है? सजीव चिंतन की वह अभिव्यक्ति कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध मूल दुनिश्चिता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? कॉनरेड लॉरेंस, क्लार्क हॉल, कैरन हॉर्नी या सीजी यूंग। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिसका संबंध मूल दुनिश्चिंता, ठीक है, एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है वो है दोस्तों कैरन हॉर्नी, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या सभी। तो दोस्तों बच्चे का जिस प्रकार का विकास जो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा जो प्रभावित होता है दोस्तों, देखिए वो मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास। ये तीनों ही विकास जो बालक के हैं, ठीक है, वो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। मानसिक विकास भी, सामाजिक विकास भी और संवेगात्मक विकास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन ने, ठीक है। किसने प्रस्तावित किया था? ये किया था दोस्तों एरिक्सन ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो बालक का जो सामाजिक संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क का जो स्रोत है जो सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है दोस्तों, वो सभी को पता है, वो
कौन सा स्रोत होता है दोस्तों? वो होता है परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जो सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला सामाजिक संपर्क का स्रोत होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन। तो दोस्तों सभी को पता है कि भाषा के विकास को जो लंबाई या वजन है ये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बट ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था एक व्यक्ति का निर्णय, दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, परम मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्च पारंपरिक अवस्था या पूर्व पश्च पारंपरिक अवस्था। तो दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिस पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं एवं परम मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है, वो अवस्था है दोस्तों आपकी पारंपरिक अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था है दोस्तों? पारंपरिक अवस्था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जो संज्ञानात्मक है। ठीक है, खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा वो है आपका चिंतन। ठीक है, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो की है उन्होंने जन्म से मृत्यु तक की। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक के समूह के लिए, आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो शैशव अवस्था की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों वो है नैतिकता का होना। बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता भी इस अवस्था में होती है, मानसिक क्रियाओं की जो तीव्रता है इस अवस्था में होती है, और दूसरों पर निर्भरता, ये तीनों ही विशेषताएं शैशव अवस्था की विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नैतिकता का होना इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? आपको बताना है दोस्तों कि संवेदना जो होती है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, और ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों मानसिक विकास है। ठीक है, संवेदना ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है यह मानसिक विकास है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? आपको बताना है दोस्तों कि किसे प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश। तो ये माना गया दोस्तों अधिगम को। ठीक है, किसे माना गया है? अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, बिने, टर्मैन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बुद्धिलब्धि मापन के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों टर्मैन। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। बुद्धिलब्धि मापन के जो जन्मदाता है वो टर्मैन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। तो दोस्तों एक शिक्षक शिक्षार्थी के मन के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करते जिसकी योजना नहीं बना सकता है वो है दोस्तों शारीरिक विकास। ठीक है, बाकी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और विषय वस्तु का चयन, ये तीनों ही की योजना बना सकता है, वो शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। किशोरों की जटिल अवस्थाओं के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या शरीर तथा मन संबंधी। दोस्तों किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का जो अध्ययन होना चाहिए, ठीक है, वो याद रखिएगा कैसा होना चाहिए दोस्तों? शरीर तथा मन संबंधी अध्ययन होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया से व्यक्तियों मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो अवस्था कहलाती, वो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों समाजीकरण। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होगा एग्जाम में। ठीक है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक आवृत्ति या आत्मचेतना। दोस्तों किशोर अवस्था की जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है दोस्तों आत्मगौरव। ठीक है, किशोर अवस्था की जो मुख्य विशेषता होती है वो आत्मगौरव होती है। किशोरों का संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। तो दोस्तों किशोरों का संवेग के नियंत्रण का जो सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, उपाय है, ठीक है, उपाय लिखा गया है, उपाय निम्नलिखित में से जो उपाय है दोस्तों वो है आपका प्रक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपण ही किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वह संधिकाल, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में। तो दोस्तों बालक बालिकाओं को जो सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है दोस्तों वह संधिकाल में करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? क्षैतिजी विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों कॉर्ल सी गैरन ने जिस विधि का अध्ययन किया है वो है दोस्तों लंबात्मक विधि। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का जिसे काल कहा जाता है या जिस अवस्था को मिथ्यावस्था कहा जाता है वो अवस्था है दोस्तों आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष माना गया है वो है दोस्तों 1900। ठीक है, कब माना गया है? 1900, सन 1900 को ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगा। देखिए दोस्तों, जब बालक की आयु ठीक है 8 से 9 माह की हो जाती है तब वे बच्चा किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित होता है और उसे उठाने की या उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 8 से 9 माह की उम्र में बालक जमीन पर रखी अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है। ठीक है, बीज अवस्था कहा गया है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात। तो दोस्तों बीज अवस्था जिस अवस्था को कहा गया है वो है दोस्तों कितने सप्ताह की? वो है दोस्तों आपकी 0 से, ठीक है, 0 से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है उसे बीजावस्था कहा जाता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकास होता है दोस्तों वो शैशव अवस्था में होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये थे दोस्तों आपके बाल विकास के 30 प्रश्न। आप देख लेते हैं दोस्तों पर्यावरण के मोस्ट टाइम पे 30 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और प्रबल संभावना है दोस्तों कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, जिससे कि मॉडल पेपर आपके लिए भी और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, भूलना नहीं है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पाइस। ठीक है, पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या उपयुक्त सभी। काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने मॉडल पेपर में शामिल किए हैं। सभी को पता है कि पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? आपको बताना है दोस्तों कि भौगोलिक अध्ययन में पर्यावरण के कितने प्रकार शामिल होते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 3 प्रकार शामिल होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार शामिल होते हैं भौगोलिक अध्ययन में पर्यावरण के। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है संतुलित, उतार चढ़ाव वाला, असंतुलित या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो मरुस्थलीकरण पर्यावरण होता है, ठीक है ना, जो मरुस्थलीकरण में जो पर्यावरण होता है दोस्तों याद रखिएगा वो होता है असंतुलित पर्यावरण होता है वो।
ठीक है, वो संतुलन में नहीं होता है, इसलिए वह असंतुलित पर्यावरण होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, संश्लेषण पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? प्रत्यक्ष विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, गामा विकिरण या आर विकिरण? तो दोस्तों संश्लेषण पिगमेंट जो होता है जिसे अवशोषित करता है दोस्तों, याद रखिएगा वो प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित करता है। ठीक है, किसे अवशोषित करता है? प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित करता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है, ग्रीन पीस, यूएनईपी, रेड क्रॉस या WWF? देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से ग्रीन पीस भी, यूएनईपी भी और WWF ये तीनों ही संबद्ध हैं। ठीक है, रेड क्रॉस जो है दोस्तों ये आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है काफ़ी। पर्यावरणीय संरक्षण का जो अभिप्राय होता है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है वायुमंडलीय कारक, पारिस्थितिकी कारक, उत्तरी कारक या सभी? तो दोस्तों पर्यावरण का जो प्रत्येक भाग कहलाता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, वो पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलोर या पुणे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है वो है दोस्तों आपका बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है आपका बेंगलोर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? सभी को पता है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पर्यावरण के प्रमुख कारकों में सम्मिलित है दोस्तों, जलवायु भी सम्मिलित होती है पर्यावरण में, भौगोलिक स्थिति भी सम्मिलित होती है और वनस्पति भी, ये तीनों ही आपके सम्मिलित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य एवं वन के बीच, मृदा एवं जल के बीच, जीव एवं वातावरण के बीच या पति एवं पत्नी के बीच? दोस्तों सभी को पता है कि पारिस्थितिकी जो है वो किनके बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन होता है? वो होता है दोस्तों आपका जीव एवं वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको बताना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, कोयला से, पेट्रोलियम से या आणविक शक्ति से? देखिए दोस्तों, पर्यावरण को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, वो सूर्य से होती है। किससे होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बट एग्जाम में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? उच्चावच, जल प्रवाह, भूमि क्षरण या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से जो शामिल होता है दोस्तों, उच्चावच भी होता है, जल प्रवाह भी होता है और भूमि क्षरण, ये तीनों ही आपके तथ्यात्मक पर्यावरण में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया गया 2005, 2010, 2003 या 2004? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष कब मनाया गया है? वो मनाया गया है दोस्तों आपका वर्ष 2003 में। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया गया है, वर्ष 2003 में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया गया है। पारिस्थितिक शब्द की परिभाषा करने वाले पर्यावरणविद कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वह पर्यावरणविद कौन है जिन्होंने पारिस्थितिक शब्द की परिभाषा दी है? वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, कौन है? अर्नस्ट हैकेल जो है, इन्होंने पारिस्थितिक शब्द की परिभाषा दी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन
का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है? उत्परिवर्तन पर, उपयोग एवं अनुप्रयोग पर, प्राकृतिक विवरण पर या उपरोक्त सभी पर? तो दोस्तों देखिए, डार्विन का जो उद्विकास का जो सिद्धांत आधारित है वो दोस्तों उत्परिवर्तन पर आधारित है। इस पर आधारित है, उत्परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, याद रखिएगा। जो जल विद्युत है वो भारत में धारणीय विकास के स्रोत से, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है जल विद्युत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा? दोस्तों सभी को पता है कि दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा जो पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है दोस्तों, यह अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आती हैं ये सब शिक्षाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है सजीव जगत का, निर्जीव जगत का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सभी को पता है कि पारिस्थितिकी में जो अध्ययन किया जाता है वो सजीव एवं निर्जीव जगत दोनों का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इजी हैं, बट एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को रिपीट कराना हमारा काम है। इसलिए हमने सभी क्वेश्चन को, सरल एवं कठिन दोनों क्वेश्चनों को हम इसमें शामिल किया। ठीक है, भारतवर्ष में कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये हुआ था दोस्तों आपका सन 1954 में। ठीक है, भारतवर्ष में कृषि में जो कीटनाशकों का प्रयोग है दोस्तों, वर्ष 1954 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों आपका सामुदायिक पारिस्थितिकी में किया जाता है। ठीक है, सामुदायिक परिस्थिति ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया, कब किया? 1972, 1992, 2006 या 1980 में? तो दोस्तों भारत शासन ने जो पर्यावरण विभाग का गठन किया था दोस्तों, वो किया था सन 1980 में। ठीक है, कब किया था? सन 1980 में किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसे कहा जाता है। रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को, बाबा आमटे को, चंडी प्रसाद भट्ट को या सुंदरलाल बहुगुणा को? दोस्तों जिन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण कानूनों को लागू करने के प्रमुख बाधाएं हैं? आर्थिक समस्याएं, नियमों का कठोर होना, धार्मिक अवधारणा या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों देखिए, पर्यावरण कानूनों को जो लागू करने की जो प्रमुख बाधाएं हैं दोस्तों, वो हैं आपकी नियमों का कठोर होना। ठीक है, ये प्रमुख बाधाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन पॉलिसी का निर्माण किस सन में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका सन 1980 में। ठीक है, राष्ट्रीय वन पॉलिसी का जो निर्माण है वो 1980 में किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सन 1980 में राष्ट्रीय वन पॉलिसी का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की अवहेलना करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्ष का दोस्तों, 8वां, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष? तो दोस्तों पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम 1986 की जब अवहेलना करने पर यह है दोस्तों आपका 5 वर्ष का कारावास है। ठीक है, कितने वर्ष का है दोस्तों? 5 वर्ष का कारावास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई? 1978, 1986, 1980 या 1990? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जब स्थापना की गई थी वो है दोस्तों कब की गई थी? 1986 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? वायुमंडल, पर्यावरण, जैवमंडल या जलमंडल? तो दोस्तों प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं वह कहलाता है दोस्तों हमारा पर्यावरण। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों ये आया था आपका 1981 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब आया था? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।